प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। अगला टॉपिक में हमें टॉपिक पढ़ना है वान टॉफ के परासरण दाब का नियम। वान टॉफ के परासरण दाब का नियम अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज वान टॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वान टॉफ का क्या नियम है ये पढ़ना है। तो इसमें पहले 3 नियम पढ़ना है। किसका किसका 3 नियम पढ़ना है? बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम। तो पहले बॉयल्स का नियम देखते हैं। बॉयल्स का नियम लिख के डैश दिए हुए हैं। तो बॉयल्स का नियम देखते हैं। कहता है स्थिर ताप पर, ताप कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी परासरण दाब जो होता है किसके? विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यानी परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के। तो पाई समानुपाती सी। सांद्रता पहले ही बता चुके हैं, सी क्या होता है? सांद्रता यानी एक तरह से मोलरता होता है। तो पाई बराबर पाई समानुपाती सी का मान हम पहले भी बता चुके हैं परासरण दाब में N/V होता है, मोल की संख्या बटा विलयन का आयतन। तो N/V। अब विलेय के ग्राम अणु के लिए, विलेय के 1 ग्राम अणु के लिए, विलेय के 1 ग्राम अणु के लिए, विलेय के 1 ग्राम अणु के लिए यानी N का मान 1, N का मान 1। तो N का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई समानुपाती 1/V। समीकरण इसको हमने 1 मान लिया। समीकरण हमने इसको क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब दूसरे कहता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ लिख कर डैश दीजिए। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ना है? तो चार्ल्स लॉ कहता है कि स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन का परासरण दाब, स्थिरता, यहाँ सांद्रता स्थिर है, यहाँ ताप स्थिर था, यहाँ सांद्रता स्थिर है। तो कहता है स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। अंग्रेजी में एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन the osmotic pressure of dilute solution is directly proportional to absolute temperature। तो यानी पाई का जो मान है किसके समानुपाती होता है? ताप के समानुपाती होता है। तो पाई समानुपाती T। समीकरण 2। अब हमें तीसरा पढ़ना है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, तो एवोगाड्रोज लॉ कहता है कि स्थिर ताप एवं सांद्रता पर, ताप भी स्थिर होना चाहिए और सांद्रता भी स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप एवं सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब जो है विलयन के मोल के समानुपाती होती है, मोल के संख्या के समानुपाती होता है। अंग्रेजी में एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यानी क्या हो जाएगा? मोल के संख्या के समानुपाती होगा। कौन समानुपाती होगा? पाई। तो पाई समानुपाती N। समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 को मिलाने से, यानी समीकरण 1, 2 एवं 3 से, तीनों में पाई समानुपाती है तो पाई समानुपाती 1/V इंटू T होगा, इंटू T इंटू N। तो क्या हो जाएगा? पाई समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 1/V, समानुपाती के चिन्ह है तो कोई ना कोई कांस्टेंट, तो R कांस्टेंट लिया, 1/V इंटू T इंटू N। अब हम इसको गुना करेंगे तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? nRT/V। nRT आगे, यहाँ से आगे यहाँ है, nRT/V। अब तीसरा गुना करेंगे, पाई भी बराबर nRT। यही फॉर्मूला हम परासरण दाब में निकाल के दिए थे। यही फॉर्मूला हम क्या निकाले थे? परासरण दाब में निकाल के दिए थे। इसी समीकरण को वान टॉफ का परासरण दाब का नियम कहते हैं। इसी समीकरण को, ये पाई भी बराबर nRT को ही वान टॉफ का परासरण दाब का नियम कहते हैं, समीकरण कहते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वान टॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। वांट ऑफ परासरण दाब का नियम क्या है, परंतु का परासरण दाब का नियम क्या निकला, पाई भी बराबर एन आर टी। कहाँ से आया पाई भी बराबर एन आर टी, अब समझ में आ गया। ये डायरेक्ट परासरण दाब में डायरेक्ट लिखा दिए थे। अब देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ गुणांक क्या होता है। तो आप किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दो मान निकालते हैं, वो सिद्धांत द्वारा निकालते हैं, यानी गणना करके निकालते हैं, प्रयोग द्वारा निकालते हैं। तो कहता है किसी विलयन में अनुसंख्या गुण का प्रायोगिक मान और अनुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान कहिए या गणनात्मक मान कहिए। किसी विलयन में अनुसंख्यक गुण का प्रायोगिक मान और अनुसंख्यक गुण का गणनात्मक मान के अनुपात को, गणनात्मक मान कहेंगे चाहे सैद्धांतिक मान कहेंगे, मान के अनुपात को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। यानी अनुसंख्यक गुण का प्रायोगिक मान और अनुसंख्यक गुण के गणनात्मक मान के अनुपात को ही वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा, अनुसंख्यक गुण का प्रायोगिक मान बटा अनुसंख्यक गुण का गणनात्मक मान। अंग्रेजी में आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आप लोग समझ में आ गया, यानी ये किसके अनुपात को ही, यानी आई को ही वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। तो आई का वैल्यू आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इसी परासरण दाब वांट ऑफ गुणांक के आधार पर टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, यानी अनादर्श विलयन, यानी अनादर्श विलयन के प्रकार है। तो अनादर्श विलयन के प्रकार दो तरह के होते हैं। पहला है धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन वाला सॉल्यूशन, यानी धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन और ऋणात्मक विचलन नेगेटिव डेविएशन। तो पहले पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन होता क्या है, तो कहता है अनादर्श विलयन का वह प्रकार, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वह प्रकार। यह धनात्मक विचलन लिख के डैश देके लिखेंगे, अनादर्श विलयन का वह प्रकार जिसमें वाष्प दबाव का प्रायोगिक मान वाष्प दबाव के गणनात्मक मान से अधिक होता है। प्रायोगिक मान जो होता है गणनात्मक मान से क्या होना चाहिए, अधिक होता है, उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ गुण है। तो कहता है वाष्प दबाव का प्रायोगिक मान वाष्प दबाव के गणनात्मक मान से अधिक होता है, इसके मुख्य बातें में पहला पॉइंट। दूसरा बात कहता है कि अंतराण्विक आकर्षण बल बाद में घटता है, यानी अंतर पहले तो ठीक रहता है, अगर उसका मिलियन मिलाया जाता है तो उसके बाद आकर्षण बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, घटता है। तीसरा पॉइंट कहता है विलयन का आयतन धनात्मक होता है, विलयन का आयतन क्या होता है, धनात्मक होता है। चौथा पॉइंट कहता है विलयन के ताप में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है, विलयन के ताप में परिवर्तन क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। इसका मतलब है कि यह जो प्रक्रिया है यह कौन सा होगा, उष्मा शोषी होगा। क्या होगा, उष्मा शोषी होगा। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टॉलिन का, पहला एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन प्लस टॉलिन, दोनों को मिलाने से धनात्मक विचलन का विलयन प्राप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल है जल और अल्कोहल का। तीसरा एग्जाम्पल है एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन, यानी एन हेप्टेन का मतलब नॉर्मल हेप्टेन और प्लस नॉर्मल ऑक्टेन, ऑक्टेन ठीक कर लीजिएगा, ऑक्टेन OCTANE, ऑक्टेन, नॉर्मल हेप्टेन प्लस नॉर्मल ऑक्टेन। तो ये हमारा धनात्मक विचलन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ऋणात्मक विचलन, ठीक इसका उल्टा, वहां अधिक होता था तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम होगा। तो वही परिभाषा होगा ऋणात्मक विचलन में, क्या कहता है, अनादर्श विलयन का वह प्रकार जिसमें वाष्प दबाव का प्रायोगिक मान वाष्प दबाव के गणनात्मक मान से कम होता है, उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। यहाँ अधिक था, यहाँ कम था, बस वही फर्क है। अब है इसके कुछ मुख्य बातें हैं, ऋणात्मक विचलन की मुख्य बातें क्या है। तो पहला बात हो जाएगा वाष्प दबाव का प्रायोगिक मान वाष्प दबाव के गणनात्मक मान से कम होता है। दूसरा है अंतर आणविक आकर्षण बल बाद में बढ़ता है, वहाँ क्या था, घटता था, यहाँ बढ़ता है। तीसरा है विलयन का आयतन ऋणात्मक होता है, वहाँ धनात्मक होता था, यहाँ विलयन का आयतन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और चौथा है कि विलयन के ताप में परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है, वहाँ धनात्मक होता था, यहाँ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया क्या होगा,
ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी होगा। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। पहला एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल है जल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2O प्लस H2SO4। तीसरा एग्जाम्पल है H2O प्लस HCl। और चौथा एग्जाम्पल है H2O प्लस HNO3 यानी जल प्लस अम्ल है। तो इस तरह से ऋणात्मक विचलन भी आप लोग देख लिए, ये सब याद कर लीजिएगा। अब है अगला है स्थिर क्वाथी बिंदु। स्थिर क्वाथी बिंदु एजियोट्रोपिक पॉइंट। एजियोट्रोपिक पॉइंट क्या कहता है कि वह बिंदु जिस पर विलयन ए एवं विलयन बी यानी दो प्रकार के विलयन होना चाहिए, वह बिंदु जिस पर विलयन ए और विलयन बी के मूल अंश का अनुपात विलयन और वाष्प के स्थिति में समान होना चाहिए। यानी विलयन दो गो है तो उसके विलयन की अवस्था में भी अनुपात और वाष्प की अवस्था में, यह विलयन के अवस्था में अनुपात विलयन ए का मूल अंश है और यह विलयन बी का मूल अंश है। यह विलयन की अवस्था में अनुपात है और यह विलयन ए का मूल अंश है, विलयन बी का मूल अंश है। कब? वेपर की स्थिति में, वाष्प की स्थिति में। तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी वह बिंदु जिस पर, यानी वह टेम्परेचर, वह बिंदु जिस पर विलयन ए और विलयन बी के मूल अंश का जो अनुपात है विलयन और वाष्प की स्थिति में समान होना चाहिए। विलयन का स्थिति में अनुपात है, यह वाष्प की स्थिति में अनुपात है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी बिंदु कहते हैं। तो ये बात भी आप समझ में आ गया होगा। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये दूसरा चैप्टर आपका द एंड हुआ, लेकिन इसमें आप 2 से 3 पेज छोड़ देंगे, 2 से 3 पेज छोड़ देंगे। कुछ बिंदु रह गया जो क्लास में ही समझाने में अच्छा है, वो उसको मैं क्लास में ही समझाऊंगा बाद में। लेकिन इसमें आप फेयर इतना यहाँ तक कर लेंगे। आप इस तरह से यूनिट 2 आपका हो गया द एंड, यूनिट 2 हो गया द एंड। आपके पास में टोटल जो वीडियो हो जाएगा 14, 15, 16 वीडियो हो जाएगा। टोटल केमिस्ट्री का 16 वीडियो है, दूसरा चैप्टर का 16 वीडियो आप देख लीजिएगा और पूरा कर लीजिएगा। यूनिट 2 आपको इस तरह से फेयर कर लीजिएगा पूरा लाइन बाय लाइन, और वीडियोस लाइन बाय लाइन में नेट पर डाला हुआ है, यूट्यूब चैनल पर नेट पर डाला हुआ है। अब मैं लिंक भेज दिया हुआ हूँ ग्रुप में, आप उसे देख लेंगे और फेयर कर लेंगे। कल हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, इसलिए आज आप लोग को समय है दूसरा चैप्टर पूरा क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।